नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना, यूट्यूब के सहकार यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आपको विदित हो कि यूट्यूब पर मेरा एक अपना चैनल है जिसका नाम सहकार यूट्यूब है और इस पर लगभग मैंने 92 से अधिक वीडियो को अपलोड किया है जिनका संबंध मुख्यतः सहकारी समितियों से है। चूँकि मैं एक इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ और मैंने इतिहास में एमए तथा पीएचडी किया है, इसलिए कभी कभी मैं समसामयिक ऐतिहासिक विषयों पर भी वीडियो को अपलोड करता हूँ। आज के मेरे वीडियो का संदर्भ एफपीओ अर्थात फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है। दिनांक 22 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के क्षेत्रीय कार्यालय पटना द्वारा डीएनएस सहकारी प्रशिक्षण संस्थान पटना में एफपीओ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुझे एफपीओ इन कंटेक्स्ट ऑफ बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट रूल्स एंड बाईलॉज पर एक व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उस वर्कशॉप में प्राप्त अनुभव से मैंने महसूस किया कि एक वीडियो के माध्यम से एफपीओ से जुड़े लोगों को शिक्षित किया जा सके। देखिए, एफपीओ से मेरा अभिप्राय बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के अंतर्गत निबंधित किसान उत्पादक संगठन सहकारी समिति लिमिटेड से है। आपको यह जानना चाहिए कि कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत भी एफपीओ का गठन किया जा रहा है, लेकिन मेरा संदर्भ केवल सहकारी अधिनियम 1935 के अंतर्गत निबंधित एफपीओ से ही है। विदित हो कि पूरे देश में 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन की एक केंद्रीय प्रक्षेत्र की योजना लाई गई थी, जिसका उद्घाटन देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2020 को किया था। और जब हाल के दिनों में माननीय प्रधानमंत्री बिहार में भागलपुर के दौरे पर आए थे तो उन्होंने देश के 10,000वें एफपीओ का लोकार्पण किया था, जिसका गठन खगड़िया जिला में किया गया था। एफपीओ के गठन के पीछे भारत सरकार की सोच यह है कि किसान को फसल उत्पादक की भूमिका से आगे ले जाकर फसल के प्रसंस्करण, पैकेजिंग तथा मार्केटिंग तक पूरे मूल्य श्रृंखला का मालिक बनाया जाए। माने फसल की पूरी प्रक्रिया की मिल्कियत किसान को देने की भारत सरकार की सोच है। इसका लक्ष्य किसान को एक अधिक व्यापक बाजार से जोड़ना है ताकि किसान को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। एफपीओ की योजना के अंतर्गत प्रत्येक निबंधित एफपीओ को 3 साल में प्रबंधकीय व्यय अर्थात मैनेजमेंट कॉस्ट के रूप में 18 लाख रुपया उपलब्ध कराना है। साथ ही इक्विटी ग्रांट के रूप में प्रति किसान 2,000 रुपये की दर से अधिकतम 15 लाख रुपया देना है। इसके अतिरिक्त देश के एलिजिबल लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से 2 करोड़ तक का प्रोजेक्ट लोन लेने हेतु एलिजिबल बनाने के लिए क्रेडिट गारंटी देने की भी योजना है। संदर्भ है कि एफपीओ भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है और हो सकता है कि इसमें फंडिंग पैटर्न में आगे के दिनों में जाके और परिवर्तन भी लाया जाए। भारत सरकार विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से निबंधित एफपीओ को इनपुट बिजनेस का लाइसेंस अर्थात बीज का लाइसेंस, खाद का लाइसेंस, पेस्टिसाइड्स का लाइसेंस और मंडी का लाइसेंस दिलाने का कार्य कर रही है, ताकि जो एफपीओ हैं एग्री बिजनेस इंटरप्राइजेस के रूप में कार्य कर सके। एफपीओ को विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड करने की भी योजना है। इन डिजिटल प्लेटफॉर्म में है, एक प्रमुख है नाम अर्थात इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, दूसरा है ओएनडीसी अर्थात ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और तीसरा है जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। सरकार की सोच है कि इन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म तक किसानों की पहुंच होने से डिजिटल मार्केट से किसान जुड़ सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत किसानों को अन्य सभी स्टेक होल्डर को डिजिटल मोड में प्रशिक्षित करने का भी कार्यक्रम है।
और यह भी जानकारी मिली है कि भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2026 से 2031 तक इस योजना को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। तो हम बिहार के संदर्भ में एफपीओ की चर्चा करें। बिहार में एनसीटीसी के सहयोग से अब तक कुल 100 एफपीओ का निबंधन किया जा चुका है। कुछ और एफपीओ का निबंधन करने की बात चल रही है। यदि हम निबंधित एफपीओ की विधियों का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि यहाँ एफपीओ का निबंधन एक स्वतंत्र इकाई के रूप में किया गया है। इस पर पैक्स का कोई नियंत्रण नहीं है। देखिए, यहाँ एक चर्चा कर देना जरूरी है कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 में प्रमोशन ऑफ सब्सिडी ऑर्गेनाइजेशन संबंधित कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, बिहार सहकारी सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1996 की धारा 92 में 1996 की धारा 12 में प्रमोशन ऑफ सब्सिडी ऑर्गेनाइजेशन का उल्लेख किया गया है। इसी तरह से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 की धारा 19 में भी इसका उल्लेख है, परंतु हमारे एक्ट में उसका उल्लेख नहीं है। यह बात अवश्य है कि निबंधक सहयोग समितियां ने बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 26 का प्रयोग करते हुए पैक्स की विधियों में संशोधन किया है और संशोधन करके पैक्स की विधियों की कंडिका 63 में संबद्ध संगठनों के संप्रवर्तन का उल्लेख किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं एक अन्य उल्लेखनीय बात की ओर। वह है कि बिहार में जो एफपीओ का निबंधन हुआ है उसके कार्यक्षेत्र में कहीं कहीं विसंगति देखने को मिल रहा है। जैसे मेरी सूचना है, यदि ये मेरी सूचना सही है, कतिपय एफपीओ का निबंधन में कार्यक्षेत्र प्रखंड स्तर पर बनाया गया है और बहुत सारे एफपीओ का कार्यक्षेत्र पंचायत स्तर पर सीमित किया गया है। तो देखिए, इस विसंगति को बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 35 के अंतर्गत विधियों में संशोधन के माध्यम से कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करके दूर किया जा सकता है। और पुनः अधिनियम की धारा 26 में निबंधक को भी सहकारी सोसाइटियों को उनकी विधियों में संशोधन करने की, निर्देशित करने की शक्ति प्राप्त है। इस संबंध में पूर्व में ही एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो मेरा 22वां वीडियो था, जिसको आप देख सकते थे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। एक चीज़ हमें समझ लेना चाहिए कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत निबंधित एफपीओ भी एक सहकारी सोसाइटी है और उस पर बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 यथा संशोधित, बिहार सहकारी सोसाइटी वाली 1959 यथा संशोधित और एफपीओ की जो विधियां हैं वह लागू होते हैं जिनके अंतर्गत उन्हें कार्य करना है। इसलिए एफपीओ के जो अध्यक्ष हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं, या एफपीओ के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं, या एफपीओ के अन्य सदस्य हैं, उनको अधिनियम, नियमावली और विधियों के सुसंगत प्रावधानों की समझ होने की ज़रूरत है। और इसकी विशेष समझ खासकर एफपीओ के अध्यक्ष, कार्यकारिणी के सदस्य और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को होनी चाहिए, ताकि कोई ऐसा काम नहीं हो जाए जो अधिनियम, नियमावली और विधियों के खिलाफ हो और वह अनियमितता की श्रेणी में आ जाए और बाद में किसी वैधानिक कार्रवाई का सामना करना पड़े। एक अन्य बात यह है कि एफपीओ अन्य सहकारी की समितियों की तरह एक सहकारी समिति ही है, मैंने इसे पहले ही स्पष्ट किया है, परंतु इसे अल्पकालीन सहकारी संघ संरचना का अंग नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अधिनियम, बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 2 के अनुसार अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की समितियों में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और प्राथमिक कृषि साख समिति ही शामिल है। मात्र 3 समितियां ही परिभाषित हैं अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के रूप में। इस परिस्थिति में एफपीओ को अल्पकालीन सहकारी साख संरचना का अंग नहीं माना सकता है। और साथ ही अधिनियम, बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 के चैप्टर 6D में वर्णित प्रावधान जो 44 क न, 44 AT से 44 ख द, 44 BQ तक फैले हैं, यह एफपीओ पर लागू नहीं होंगे। और इन प्रावधानों में 44 AB भी शामिल है, जिसके अंतर्गत अल्पकालीन सहकारी साख संरचना की समितियों को आंतरिक वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों में स्वायत्तता दी गई है। तो कहने का मतलब है कि एफपीओ आम सहकारी समितियों की तरह ही उसे कार्य करना है और उस पर अधिनियम, नियमावली, विधियों का और निबंधक का नियंत्रण है। और चूँकि यह एक केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें फिनांशियल असिस्टेंट भी काफ़ी दिया जा रहा है, इसलिए सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों
द्वारा भी इसके सतत अनुश्रवण और पर्यवेक्षण की ज़रूरत है। एफपीओ की जिम्मेवारी केवल हम एसबीबीओ पर ही नहीं छोड़ सकते हैं, केवल एससीबी पर या डीसीसीबी पर नहीं छोड़ सकते हैं, एनसीडीसी पर भी नहीं छोड़ सकते हैं। सहकारिता विभाग को भी एफपीओ का निरंतर अनुश्रवण और पर्यवेक्षण करने की ज़रूरत है, क्योंकि वे उसकी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते हैं। धन्यवाद। आज के अंक में इतना ही। मैं खासकर एफपीओ के अध्यक्ष और जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935, बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 और एफपीओ की जो विधियाँ हैं उनका ध्यान रखें और कि उन्हीं के अनुरूप कार्य करें। धन्यवाद।